तो बेसिकली अब आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करके जाना ही जाना है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कि क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसके बारे में हमें समझना है। 1 मिनट देना मुझे। तो क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? तो लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ ये कहता है कि भैया जब हमारे पास एक प्रोड्यूसर के पास, ध्यान रखना ये चैप्टर जब पढ़ रहे होगे तो अपने आप को बिजनेसमैन मानना, वैसे भी तुम बिजनेसमैन ही बनने वाले हो आगे आने वाले फ्यूचर में, तो अपने आप को बिजनेसमैन मान के चलना है। तो बेसिकली ये लॉ ये कहता है, लॉ स्टेट्स दैट we increase quantity of commodity, increase, या ऐसे मत लिखो, या we increase production of the commodity, we increase production of the commodity by change in variable factor, keeping other factor remains constant। अदर फैक्टर क्या रहेंगे? कांस्टेंट। तो लॉ ये कहता है we increase production of a commodity by change in variable factor, कि हम वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो अदर फैक्टर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देयर आर सम अजम्पशंस, ध्यान रखना ऐसा तभी होगा जब हम कुछ अजम्पशन लेके चलेंगे। तो सबसे पहला अजम्पशन होता है भैया factors are fixed and variable। दूसरा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ये जो हम कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो कम समय में कर रहे हैं, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। और तीसरा भैया हम फिक्स फैक्टर में चेंज नहीं कर सकते, फिक्स फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, ओनली वेरिएबल फैक्टर्स कैन चेंज। ओनली क्या चेंज कर सकते हैं हम? वेरिएबल फैक्टर चेंज कर सकते हैं। फोर्थ, या बस इतना ही समझो, ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं इसको टेबल से और एक डायग्राम से समझते हैं। पहले इतना लिखो, फिर टेबल और डायग्राम से समझते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट 6 नंबर का क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, 100% आएगा, लिख के ले लो। या एक और फैक्टर लिख लो, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। आप टेक्नोलॉजी में भी चेंज नहीं कर रहे, ध्यान रखना, ठीक है। तो फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर एफिशिएंटली यूटिलाइज, पूरी तरीके से यूज कर रहे हो, इसका उतारो, फिर मैं आगे कराता हूं। चलो अब बात करते हैं, इस पर टेबल पे बढ़ते हैं, इसको टेबल से समझते हैं।
एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और इसको समझते हैं इससे, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल। टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लैंड 1 1 1 1 1 1 चेंज नहीं, लेबर 1 2 3 4 5 6 7 1 1 8, टीपी और एमपी। अब एमपी पहले किस रेट से बढ़ेगा? इंक्रीजिंग रेट से। पहले 5 का चेंज, फिर 10 का चेंज, फिर 15 का चेंज, फिर 15 का चेंज कांस्टेंट रेट से, और फिर डिमिनिशिंग रेट से। पहले इंक्रीजिंग से बढ़ाते हैं। चलो ऐसा करते हैं, ज्यादा बड़ा गैप नहीं लेते। पहले 5, 10, फिर 15, फिर 15, फिर या 15, फिर 20, फिर 20, और पहले इंक्रीजिंग रेट से, फिर कांस्टेंट रेट से, पहले इंक्रीजिंग, एक मिनट होना चाहिए, 5, 10, 15, 20, ऐसे ऐसे करें तो 5, 10, 15, 15, फिर 10, फिर 5, फिर 0 और फिर माइनस, ऐसे करना है। पहले इंक्रीजिंग, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीजिंग और फिर नेगेटिव। 5 टीपी बनता है एमटी को प्लस करके, 15, 15, 15, 30, 45, 55, 60, 60 एंड 55। तो इसको देखो, पहले जब टीपी इंक्रीज हो रहा है, तो टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, क्योंकि भैया एमपी क्या हो रहा है इस टाइम तक? इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो है यहां तक हमारा टीपी किस रेट से बढ़ रहा है? इंक्रीजिंग रेट। मतलब हर एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी क्या है? ज्यादा। पहला वर्कर 5, जैसे ही वो 2 वर्कर हुए, दूसरा वाला कितना काम करने लग गया? 10। ध्यान रखना, वो अकेले की वजह से नहीं कर रहा, क्योंकि अब 2 हो गए हैं, तो वो अपने काम में बहुत एफिशिएंट हो गया है। अब तीसरे वाला 15 कर पा रहा है। इसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। रिटर्न टू फैक्टर। और भैया अब देखिए, ये है आपका, इसे हम कांस्टेंट या डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर में कंसीडर करते हैं। और ये हमारा क्या पहुंच गया हम नेगेटिव में, तो इसे बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में आपको ये नहीं बता पाया कि भैया इसके रीजंस क्या हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के तो बता दिए, लेकिन भैया कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर और डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर के क्या रीजंस होते हैं, ये अभी मुझे आपको समझाना है कि इसके क्या रीजंस होते हैं। इसके रीजंस पे समझते हैं कि इसके क्या रीजंस होते हैं बेसिकली, और उसको समझते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला रीजन होता है, तो रीजंस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। ये क्यों जो है प्रोडक्शन जो है इतनी तेजी से गिरता है? भाई सिंपल सी बात है, अब ज्यादा वर्कर लगा दिए, मशीनें कम पड़ गई, तो मशीनें कम पड़ गई तो क्या करेंगे? वर्कर खाली बैठेंगे। तो सिंपल सी बात है, मतलब लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर तो कुछ नहीं है, ठीक है, लिमिटेड वन पड़ गया फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर। दूसरा और क्या रीजन है भैया? ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। भैया फिक्स फैक्टर क्या हो गए? ओवर यूटिलाइज हो गए। अब सोचो, एक मशीन को आप दिन रात चलाए जा रहे हो,
तो भैया क्या होगा बेचारी मशीन का, अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे ना उसके। तो वर्कर को तो बस पैसा कमाना है, और इतने सारे वर्कर दिन रात इस मशीन के ऊपर लगे हुए, ओवर यूटिलाइज होगी, बहुत जल्दी डेप्रिशिएट होगी। मतलब मशीन्स इज डेप्रिशिएट मोर, ज्यादा डेप्रिशिएट होगी मशीन। तीसरा रीजन, पुअर कोऑर्डिनेशन, पुअर कोऑर्डिनेशन among, पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, या अमंग लिख दो, ऑफ से बढ़िया अमंग। भैया वेरिएबल फैक्टर में बहुत बेकार कोऑर्डिनेशन होगा। क्यों? दो लोग बैठे हैं, बाकी सारे काम कर रहे हैं, भाई इनको भी तो गुस्सा आएगा कि हम भी, भाई तुम्हें भी इनकी तनख्वाह मिल रही है, हमें भी इनकी सैलरी मिल रही है, और तुम खाली बैठने के ले रहे हो और हम काम कर रहे हैं। तो बोलेगा आज से हम भी काम नहीं करेंगे, तो हम भी काम नहीं करेंगे तो ये भी काम नहीं करेंगे, अब ये भी काम नहीं करेंगे तो दोनों में लड़ाइयां होंगी, तुम क्यों नहीं काम कर रहे भाई। तो ये लड़ाइयां, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं जब कोई वर्कर को खाली देखता हुआ तो दूसरा वर्कर देखता है, ऑब्वियस सी बात है लड़ाइयां होंगी होंगी। तो कोऑर्डिनेशन नहीं होता क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, मतलब मोर कॉन्फ्लिक्ट्स, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वर्कर के बीच में, ठीक है। तो ये रीजन है हमारे डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। अब जो लड़ाइयां होंगी, मशीनों का बहुत ज्यादा यूज हो गया, मशीन बार बार खराब हो रही है, मशीन का बहुत ज्यादा यूज, कम पड़ गई मशीनें, वर्कर ज्यादा हो गए, तो वर्कर तो खाली बैठेंगे। अब भैया वर्कर खाली बैठेंगे, फ्री में इनकम लेंगे, तो प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से नहीं बढ़ रहा, डिक्रीजिंग रेट, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन वहां पे कॉस्ट ज्यादा आ गई। इसी का रिवर्स चैप्टर पढ़ेंगे, कॉस्ट। क्यों प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है? क्योंकि खर्चे क्या हो गए बिजनेस के, बढ़ गए हैं, कहने का मतलब ये, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इससे आगे अब इसको डायग्राम पे शो करते हैं। ये उतार लीजिए बच्चों से। तो यही टेबल सेम आपको बना के आनी है। अगर टेबल से पूछता है टेबल से, डायग्राम से पूछता है डायग्राम। अगर 6 नंबर में आता है टेबल और डायग्राम, उसमें से किसी एक को बना के आना, तो आप प्रेफर करना क्या डायग्राम से बना के आओ, टेबल से ना। तो वही बात करते हैं हम अपने डायग्राम की। तो डायग्राम, ये हमारा टीपी का डायग्राम, ये हमारा एमपी का डायग्राम, ठीक है। तो टीपी पहले किस रेट से बढ़ रहा है? देखो टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से। फिर टीपी किस रेट से बढ़ना स्टार्ट हुआ? कांस्टेंट रेट से, और फिर डिमिनिशिंग, और फिर नेगेटिव। तो आप क्या बनाओगे? इसको ऐसे लोगे, इंक्रीजिंग रेट, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कांस्टेंट करना है, पहले इंक्रीजिंग और फिर यहाँ पे कांस्टेंट करना है, और फिर मैक्सिमम और फिर डिमिनिशिंग। ये हो रहा है इंक्रीजिंग, मैक्सिमम और फिर डिक्रीजिंग। फिर यहाँ पे एक लाइन खींचनी है। अब देखो कहां चेंज आया, एक यहाँ चेंज आया और एक यहाँ चेंज आया। यहाँ पे कांस्टेंट हुआ था और एक ये मैक्सिमम पहुंच गया। तो यहाँ पे एक लाइन खींच लेना और एक यहाँ पे लाइन खींच लेना, ठीक है। ये मैक्सिमम पॉइंट और ये हमारा, तो यहाँ ओ एल, तो यहाँ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यूनिट ऑफ अभी यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। तो ये बेसिकली, तो यहाँ ओ एल एल एल। तो यहाँ पे देखिए अब टीपी किस रेट से बढ़ रहा है, कैसे पता लगेगा? टीपी भैया किस रेट से बढ़ रहा है, यहाँ पे कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे क्या बढ़ रहा है? एमपी हमारा इंक्रीज हो रहा है, एमपी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे कैसे पता लगेगा? टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एमपी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज हो रहा है और एमपी क्या हो जाएगा? नेगेटिव चला जाएगा। दिस इज आवर एमपी। देखो भैया कैसे बोलेंगे टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ एमपी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एमपी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यहाँ टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, कैसे पता लगा? एमपी डिक्रीज हो रहा है। टीपी मैक्सिमम में कैसे पता लगा? जब एमपी क्या होगा? 0।
जब टीपी डिक्रीज होना स्टार्ट होगा तो एमपी क्या चला जाएगा, नेगेटिव। ठीक है भैया, when TP increase then MP increase, when TP increase at the increasing rate because of MP increase, TP increase at the diminishing rate because MP, मतलब MP का मतलब हर एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, इसी की वजह से टोटल प्रोडक्शन भी किस रेट से कम हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से। भैया टीपी डिक्रीज होने लग गया, प्रोडक्शन कम होने लग गया, क्योंकि हर एक पर्सन अब खाली ज्यादा बैठ रहा है, काम कोई कर रही ना, तो भैया डिक्रीजिंग रेट से हुआ। ये आपका होता है एक फर्स्ट फेज, अभी पढ़ेंगे हम। ये होता है एक प्रोड्यूसर के लिए फर्स्ट फेज, ये होता है सेकंड फेज, और ये होता है थर्ड फेज। और ये हमारा जो है पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, एक मिनट बोलो बच्चों, इन्फ्लेक्शन, सॉरी इन्फ्लेक्शन नहीं, इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट वेयर TP increase at the diminishing rate. TP start या where TP start to increase at the diminishing rate. किस रेट से बढ़ रहा है, डिमिनिशिंग रेट से, तो वो कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है एज इट इज आएगा, अब इसको एक्सप्लेन कर लो। इन द कर्व ये हमारा ये कहलाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, ये वाला फेज कहलाएगा क्या बोलते हैं इसे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, इसे कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, और इसे कहते हैं नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू फैक्टर कहने का मतलब। तो ये तीन फेज होते हैं, एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, एक होता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, और एक होता है नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। अगर बात करें इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के, अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन देयर रीजंस, तो आपको पता है कि भैया क्यों जो है टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट हुआ, क्योंकि भैया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर अच्छे से यूज होने लगी, मशीनें दिन में भी चल रही हैं, रात में भी चल रही हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। और भैया अगर एक वर्कर एक ही काम बार बार करेगा, क्योंकि उसका काम बस मशीन पे बैठना है, तो इससे क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट, भैया हम वेरिएबल फैक्टर को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कि उसको एक मशीन पे डाल दिया या उसको रात में बुला लिया, लेकिन फिक्स फैक्टर को हम थोड़ी कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर मशीन तो एक ही है, उसको इधर उधर नहीं कर सकते, लेकिन हम मशीन काम के हिसाब से लेबर को बढ़ा और कम कर सकते हैं, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। अब डिमिनिशिंग और नेगेटिव रिटर्न के फैक्टर आपको बताए थे, पुअर कोऑर्डिनेशन हो गया, वर्कर ज्यादा हो गए, मशीनें कम पड़ गई हैं। दूसरा भैया ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, ज्यादा यूज कर लिया, बार बार खराब हो रही है मशीनें, तो इस वजह से अगर एक बार भी खराब हुई भैया 15-20 मिनट या 1 घंटा 2 घंटे चले जाते हैं, वर्कर खाली बैठे रहते हैं, तो होगा प्रोडक्टिविटी डिक्रीजिंग रेट बढ़ेगी। नेक्स्ट और लास्ट बोलेंगे हम कि भैया लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, मशीनें कम पड़ गई, वर्कर ज्यादा हायर कर लिए, तो उसकी वजह से। तो ये हमारा जो है डायग्राम, 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको पढ़ के आना है, इसके नोट्स बना के लाने हैं, जो मैं आपको बना रहा हूं इसी से नोट्स बना, ठीक है, तो नोट डाउन करिए।